3 मई 2023 भारत के उत्तर पूर्व में बसे एक छोटे से खूबसूरत राज्य में एक मार्च निकाला जाता है। कुछ ही घंटों में हिंसा तनाव में बदल जाता है, घर जलने लगते हैं, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पड़ोसी से डरने लगता है। एक ही राज्य के नागरिक अपने समुदाय के इलाकों में सिमटने लगते हैं, पुलिस के हथियार लूटे जाते हैं, सड़कों पर बैरिकेडिंग हो जाती है और देखते ही देखते मणिपुर का एक बड़ा हिस्सा दो ऐसी दुनिया में बट जाता है कि जिनके बीच यात्रा करना भी कई लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं रह जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या मणिपुर की हिंसा सिर्फ एक आरक्षण विवाद के कारण हुआ है? क्या इसकी शुरुआत वास्तव में 3 मई 2023 को हुई थी? या मैतेई समुदाय शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्यों मांग रहा था? कुकी समुदाय इसका विरोध क्यों कर रहा था? म्यांमार की सीमा का इस संघर्ष से क्या संबंध है? हजारों हथियार आम लोगों के हथियारबंद समूहों तक कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी हिंसा को समय पर रहते हुए रोका क्यों नहीं गया? आज की इस वीडियो में किसी एक समुदाय के पक्ष नहीं लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर में एक ऐसा क्या हुआ कि भारत और एक खूबसूरत राज्य दो वजहों में बट गया। और देखते ही देखते मणिपुर एक बड़ा हिस्सा दो दुनिया में बट जाता है, जिसके लिए यात्रा करना भी कई लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं रह जाता। लेकिन सवाल है, क्या मणिपुर की हिंसा सिर्फ एक आरक्षण विवाद के कारण हुई? क्या इसकी शुरुआत वास्तव में 3 मई 2023 को हुई थी? मैतेई समुदाय शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्यों मांग रहा था? कुकी समुदाय इसका विरोध क्यों करता? म्यांमार की सीमा का इस संघर्ष से क्या संबंध है? हजारों हथियारों आम लोगों के हथियारबंद समूहों तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल यह है, इतनी बड़ी हिंसा को समय रहते रोका क्यों नहीं जा सका? आज की इस वीडियो में हम किसी एक समुदाय का पक्ष नहीं लेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर में एक ऐसा क्या हुआ कि भारत का एक खूबसूरत राज्य वर्षों तक जाति संघर्ष की आग में कैसे फंस गया। यह कहानी 3 मई 2023 से शुरू नहीं होती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर को समझना होगा। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। राज्य को बहुत सरल तरीकों से समझे तो इसके बीच में इम्फाल वैली है और इसके चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन यह सिर्फ भौगोलिक अंतर नहीं है, समय के साथ ही जियोग्राफी, राजनीति, जमीन और पहचान और समुदायों के बीच शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल वैली में रहता है। कुकी और नागा समुदायों की बड़ी आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, मणिपुर का संघर्ष सिर्फ दो धर्मों के बीच की लड़ाई नहीं है। इसके लिए केवल हिंदू बनाम ईसाई कहना अधूरा और भ्रामक होगा, क्योंकि पहचान की वास्तविकता कहीं ज़्यादा जटिल है। यहाँ इथेनिसिटी, ट्राइब, जमीन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इतिहास और सुरक्षा के क्षेत्रीय अधिकार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि मणिपुर को केवल एक हेडलाइन से समझना लगभग असंभव है। जमीन इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक है। मणिपुर में हिल एरिया और वैली की जमीन से जुड़े नियम और संवैधानिक व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं है। मैतेई पक्ष के कई लोग कहते हैं कि हमारी आबादी मुख्य रूप से सीमित इम्फाल वैली में केंद्रित है। हम अपनी भाषा, संस्कृति और जमीन को लेकर के सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हमारी जमीन और पहचान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण नहीं हुआ तो भविष्य में हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरी तरफ ट्राइबल कम्युनिटीज की चिंता अलग है। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो विशेष संरक्षण मिला है वह ऐतिहासिक और संवैधानिक कारणों से मिला है। अगर राज्य की राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली आबादी को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया तो
ट्राइब कम्युनिटी से मिलने वाली जमीन और अन्य दबाव बढ़ सकता है। यानी एक पक्ष इसे आदि सुरक्षा का सवाल मानता है, दूसरा पक्ष उसी मांग को अपने अधिकारों के लिए खतरे के रूप में देखता है। यही मणिपुर की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। एक समुदाय जिस चीज को अपनी सुरक्षा मानता है, दूसरा समुदाय उसी चीज को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझ सकता है। मैतेई समुदाय को एक हिस्सों द्वारा लंबे समय से शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग की जा रही है। इस मांग के समर्थन में कई तर्क दिए गए। पहचान की रक्षा, संस्कृति और भाषा की सुरक्षा, जमीन के लोगों चिंता और ऐतिहासिक ट्रिब्यूनल स्टेट से जुड़े तर्क। लेकिन कुकी और नागा ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच इस मांग का विरोध हुआ।